अच्छा, आज हम बात करते हैं एसएपी की जीएल की फील्ड स्टेटस के हवाले से। ओके सर। अच्छा, FS00 में जब हम जाते हैं तो हमने एक जीएल क्रिएट किया हुआ है G110 के अंदर। हमने बात की कि ये जो चार्ट ऑफ अकाउंट का ग्रुप है, ये जो अकाउंट ग्रुप है, ये अल्टीमेटली इसके दो फायदे हैं। एक फायदा क्या है बताएंगे? दोनों फायदे में से क्या क्या फायदे हैं? किस चीज का सर, एक बार वापस से क्वेश्चन ये रिपीट कर दीजिए। अकाउंट ग्रुप जो है, हाँ सर। इसके दो इसके फायदे। क्या फायदे? हाँ, एक तो सर ये फील्ड स्टेटस को, एक तो नंबर रेंज को कंट्रोल करता है, ठीक है। जीएल अकाउंट्स के नंबर रेंज को, हाँ, और एक फील्ड स्टेटस ग्रुप को कंट्रोल करता है। फील्ड स्टेटस ग्रुप को नहीं, फील्ड फील्ड के स्टेटस को कंट्रोल फील्ड के, करता हाँ सर, फील्ड के है। अच्छा, स्टेटस को कंट्रोल करता है, कौन सी वाली फील्ड के स्टेटस को? जो कंपनी कोड सेगमेंट में है। हाँ, यानी कि ये जो कंट्रोल डाटा और क्रिएट कंट्रोल। बैंक इंटरेस्ट, इन दोनों के अंदर जो फील्ड के स्टेटस है कंट्रोल करता है। अब हम देखते हैं कि ये कैसे कंट्रोल करता है। अच्छा, अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन में जाएं और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, चार्ट ऑफ जनरल लेजर और मास्टर डाटा, जीएल अकाउंट प्रिपरेशन, और ये आ गया डिफाइंड अकाउंट ग्रुप। डिफाइंड अकाउंट ग्रुप में हम अपना B110 को लेते हैं, तो ये हमारे चार जो हैं ये आ गए। मैं कहता हूं कि मुझे एक्सपेंस के अंदर जो है ना फील्ड के स्टेटस को कंट्रोल करना है, तो इसको मैं डबल क्लिक करता हूं तो आप देखें नहीं आ रहा फील्ड के स्टेटस, ये आ गया। अब ये देखें कितने इसके पेजेस हैं: कंट्रोल, अकाउंट मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंट एंट्री, बैंक फाइनेंशियल, इंटरेस्ट, जॉइंट वेंचर और मल्टी करेंसी अकाउंटिंग। पहले है जी अकाउंट कंट्रोल। अगर आप FS00 में देखें तो ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है अकाउंट कंट्रोल इन कंपनी कोड, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है इसका जो कंट्रोल है वो यहाँ से होगा। इसको डबल क्लिक करें कंट्रोल को, तो ये इसके अंदर फील्ड्स हैं। अब फर्ज कर लें ये एक्सचेंज रेट डिफरेंस की जो फील्ड है, ये जो एक्सचेंज रेट डिफरेंस की जो फील्ड है, आप कहते हैं मुझे ये नहीं चाहिए, ठीक है? तो इसका मतलब है कि यस सर। एक्सचेंज रेट डिफरेंस की ये जो फील्ड है इसको हमें हाइड कर देते हैं, यानी कि सुप्रेस कर दिया। अगर मैंने इसका ये सुप्रेस कर दिया, इसको मैंने सेव किया, और अब मैं FS00 अगर मैं दोबारा चलाऊं, इसको चलें इधर ही रखते हैं, एक नया सेशन खोलते हैं। यहाँ पे आप देखें कि क्या वो फील्ड नजर आती है या नहीं। अब आप, अच्छा वो कह रहा है कि वो उधर लॉक हुई हुई है। अब आप देखें यहाँ पे राइट साइड पे जो है, ये देखें टैक्स कैटेगरी है ना, टैक्स कैटेगरी, ये देखें ये यस एक्सचेंज सर। रेट डिफरेंस फील्ड किसके नीचे आ रही है? बैलेंसेस इन लोकल करेंसी। लेकिन यहाँ पे देखें राइट साइड पे बैलेंसेस इन लोकल करेंसी के नीचे टैक्स कैटेगरी आ रही है, वो फील्ड यहाँ से गायब हो गई। ठीक हो गया? तो इस तरह मैंने यस उधर सर। से एक फील्ड के स्टेटस को कंट्रोल कर लिया। अब फर्ज कर लें मैं कहता हूं कि नहीं मुझे वो फील्ड तो चाहिए लेकिन मैंडेटरी चाहिए, तो मैं दोबारा फिर इसके फील्ड स्टेटस में जाऊंगा, एक्सपेंस के कंट्रोल में, और मैं इसको यहां से उठा के रिक्वायर्ड कर देता हूं। ठीक हो गया? अब हम दोबारा यस FS00 चलाते हैं। अब आप दोबारा इसमें कंट्रोल डाटा में आए, अब ये देखें ये एक्सचेंज रेट डिफरेंस की फील्ड जो है
वैल्यूएशन ग्रुप के साथ मैंडेटरी होती है। ये दोनों का आपस में रिलेशनशिप है कि जब भी आप एक्सचेंज रेट डिफरेंस की बनाएंगे तो अच्छा, एक्सचेंज रेट की डिफरेंस है इसका, तो इसको वैल्यूएशन ग्रुप के साथ इसका तल्लक होता है, क्योंकि एक्सचेंज रेट का मतलब होता है कि जब आप करेंसी वैल्यूएशन जो है ये डायरेक्ट उसके साथ रिलेशनशिप है। सेम इसी तरह जब आप चाहते हैं कि ये यहाँ से हाइड हो जाए, सॉरी डिस्प्ले मोड में चली जाए, कोई भी फील्ड जरूरी नहीं, चले हम इसका वो स्टेटस खत्म करते हैं और हम देखते हैं कि इसके अलावा फील्ड के स्टेटस में चलें जी, अकाउंट मैनेजमेंट में आ जाए। अकाउंट मैनेजमेंट में क्या है कि जी ओपन आइटम मैनेजमेंट या सॉर्ट की, चलिए जी ऑथराइजेशन ग्रुप। मैं चाहता हूं कि ऑथराइजेशन ग्रुप के अंदर कोई बंदा एंट्री ना करे, फील्ड उधर ही रहे लेकिन कोई बंदा एंट्री ना कर सके, तो इसका मतलब है कि मैं इसको डिस्प्ले मोड में ले जाता हूँ ये, और साथ ही कंट्रोल के अंदर जाके इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ। अब मुझे ऑथराइजेशन ग्रुप की जो फील्ड है जो कि यहाँ पे ये है, ये डिस्प्ले मोड में मुझे मिलनी चाहिए। /n/fs00 चेंज मोड में लाते हैं और कंट्रोल डाटा के अंदर आप देखें कि ये ऑथराइजेशन ग्रुप की जो फील्ड है ये डिस्प्ले मोड में चलेगी, ये चेंज डिस्प्ले। नहीं होगी। अब इसके अंदर कोई बंदा डाटा नहीं डाल सकता, जब बेशक जब भी क्रिएट करेंगे ना हम कोई नया जीएल, तब भी वो इसके अंदर कोई डाटा नहीं डाल सकता। तो इस तरह आप ये सारी फील्ड के स्टेटस को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, जो आप अपनी कंपनी से देख सकते हैं या पूछ सकते हैं कि भाई कौन सी फील्ड है जो आप नहीं इस्तेमाल करते, तो उनको हाइड कर दें, बजाय से कि कोई बंदा गलती से उसमें वैल्यू डाल दे, पॉपुलेट कर दे और कल को फिर आपकी किसी भी अकाउंटिंग का कोई प्रोसीजर उससे चेंज हो जाए। तो उससे बेहतर ये है कि आप उन फील्ड को हाइड करवा दें जिनके अंदर कोई वैल्यू लाजमी डलवानी है। जैसे फर्ज करें आप टैक्स कोड, आप कहते हैं कि मेरे एक्सपेंस के अंदर सारे टैक्स कोड मैंडेटरी हैं, ठीक है, यहाँ पे हर लाजमी टैक्स कोड होना चाहिए क्योंकि मेरे एक्सपेंस हैं उनके ऊपर मैंने लाजमी टैक्स काटना है। तो आप इधर एक्सपेंस को सेलेक्ट करेंगे, एक्सपेंस का ग्रुप, और फील्ड स्टेटस में जाएं और कंट्रोल के अंदर जाके टैक्स कैटेगरी ये जो है आप इसको मैंडेटरी कर दें, रिक्वायर्ड कर दें। ऑप्शनल करेंगे तो वो तो फिर डाल दें तब भी ठीक, वैल्यू ना डालें तब भी ठीक, वो उसके ऊपर उसको कोई ऐसा एतराज नहीं होगा। FS00 में अगर आप देखें, अब आप टैक्स की फील्ड को अगर आप देखेंगे तो अब ये देखें ये मैंडेटरी होगी। अच्छा, अब ये जो हमने कल बात की थी कि फील्ड जो है ये प्रायोरिटीज जो हैं, अभी तो हमने सिर्फ यही देखा ना कि जी हाइड हो सकती है, डिस्प्ले हो सकती है, रिक्वायर्ड हो सकती है या ऑप्शनल हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो हमने साथ यस। एक ये कॉलम लिखा हुआ है जिसमें हमने कहा कि हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है वो हाइड की है, फिर डिस्प्ले की है, फिर रिक्वायर्ड की है, फिर ऑप्शनल की है, तो इसका क्या मतलब हुआ? अब फर्ज कर लेते हैं हम एक फील्ड है उसको हम, जैसे कि एक ऑथराइजेशन ग्रुप की जो फील्ड है, ये जो फील्ड है मैं चाहता हूं पहले पहले हम एक और चीज बात कर लें, फिर हम जो है ना इसकी प्रायोरिटी की बात करते हैं। मैं चाहता हूं कि ये जो ऑथराइजेशन ग्रुप की फील्ड है इसके अंदर जब मैं कोई क्रिएट करते, एक मैं जीएल क्रिएट कर रहा हूं, उस वक्त जो मैं इसके अंदर वैल्यू डाल दूं ना, फिर सारे लाइफ टाइम कोई बंदा उसको चेंज ना करे। अभी देखिए ना मसला ये है कि जब भी मैं चेंज मोड में आता हूँ तो मेरी मर्जी, मैं करेंसी अगर मैंने INR डाला है फिर दोबारा चुपके से मैं चेंज करूं और यहाँ पे मैं INR की जगह कैनेडियन डॉलर डाल दूँ, तो ये एक्सेप्ट हो गया ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे कुछ ऐसा सिस्टम यस। बनाना चाहिए कि जो वैल्यू मैं क्रिएशन के वक्त डाल दूं उसके बाद वो फील्ड क्या हो, हमेशा के लिए डिस्प्ले मोड में चली जाए, यानी कि क्रिएट करते वक्त तो वो अनेबल रहे। ठीक है, देखिए ना मास्टर डाटा के जो फंक्शन है वो क्या क्या है, आप मास्टर डाटा के साथ क्या क्या कर सकते हैं, तीन ही काम कर सकते हैं ना, या बहुत सारे और भी हो सकते हैं, उनमें तीन तो बहुत कॉमन है। या तो आप मास्टर डाटा क्रिएट कर सकते हैं, या आप मास्टर डाटा चेंज कर सकते हैं, या आप मास्टर डाटा डिस्प्ले कर सकते हैं। मैं डिस्प्ले ये कर। चाहता हूं कि क्रिएट करते वक्त ना एक जो
फील्ड है वो तो रहे अनेबल, ऑप्शनल, लेकिन जब भी कोई बंदा चेंज में जाए ना फिर वो डिस्प्ले हो जाए। ये जो मेरी ऑथराइजेशन ग्रुप है इसको मैं चाहता हूं कि ये चेंज के वक्त डिस्प्ले में हो, और जब मैं क्रिएट करूं उस वक्त ये ऑप्शनल हो या मैंडेटरी हो या कुछ भी हो जाए। तो इन चीजों को भी हमने कैसे कंट्रोल करना है, इसका मतलब ये हुआ कि मेरी एक जो फील्ड है, तो फील्ड के जो स्टेटस हैं, फील्ड स्टेटस कैन बी कंट्रोल्ड फ्रॉम, दो जगहों से कंट्रोल हो रहे हैं। एक कहां से अभी हमने किया था, चार्ट ऑफ अकाउंट ग्रुप से, यस सर। ठीक है, अभी हमने चार्ट ऑफ अकाउंट ग्रुप से कंट्रोल किया ना, एक्सपेंस के ग्रुप में गए, वहां से जाके यस हमने सर। एक फील्ड के स्टेटस को प्रोवाइड किया। और एक हम करेंगे मास्टर डाटा, मास्टर डाटा मेंटेनेंस, MEIN मेंटेनेंस फंक्शन से। मास्टर डाटा का जो मेंटेनेंस फंक्शन है वो कौन कौन से, क्रिएट, चेंज और डिस्प्ले से, तो यहाँ से भी कंट्रोल करना है। अब हम फर्ज कर लें, एक दफ़ा एक मिनट दोबारा से देख लेते हैं, /NFS00, बल्कि उसको चेंज कर दें। ये जो टेक्स्ट का जिसको हमने मैंडेटरी किया हुआ था इसको ऑप्शनल कर दें, और इसको भी ऑप्शनल कर देते हैं ऑथराइजेशन को। अब देखें, अगर मैं आ जाता हूं यहाँ पे ऑथराइजेशन ग्रुप, इस ऑथराइजेशन ग्रुप को यहां से हम ये डाटा सारा, ये जो मेरी फील्ड है, मैं चाहता हूं कि ये अकाउंट ग्रुप जो है, चार्ट ऑफ अकाउंट ग्रुप जो है, यहां से क्या हो, यहां से तो ऑप्शनल रहे, ठीक है, लेकिन जो मेरी दूसरी है, क्या नाम है, मास्टर डाटा मेंटेनेंस, इससे क्या हो जाए, ये डिस्प्ले मोड में आ जाए। डिस्प्ले मोड में आ जाए, इसका मतलब हुआ कि मेरा एक ये स्टेटस है एक ही फील्ड का, अकाउंट ग्रुप जो मेरा, उसका एक स्टेटस ये है, और एक मेरा जो स्टेटस है वो ये है। मैं दो जगह से एक फील्ड के स्टेटस को कंट्रोल कर रहा हूँ। एसएपी मुझे ये कहता है कि ये जो ऑथराइजेशन ग्रुप की फील्ड है, या कोई भी फील्ड जो कि कंपनी कोड के सेगमेंट में जीएल्स के लिए है, उसको आप दो जगह से कंट्रोल करेंगे, ठीक है। ये आपने, ये वाली जो बात मैंने लिखी, इसको आपने याद रखनी है कि आप जीएल की जो कंपनी कोड सेगमेंट की फील्ड हैं उनको आप दो जगह से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, एक चार्ट ऑफ अकाउंट ग्रुप से और एक मास्टर डाटा मेंटेनेंस फंक्शन से। अब मैंने ये वाला काम तो कर दिया ना, ऑथराइजेशन ग्रुप से मैंने उसको आपके सामने अभी ऑप्शनल किया है। अब मैं मास्टर डाटा मेंटेनेंस से उसको यस जरा डिस्प्ले में लेके जाता हूँ। इसको बंद करते हैं। अब ये देखें, ये प्रिपरेशन के अंदर ना एक एडिशनल एक्टिविटी का फोल्डर है, इसको खोलें तो इसके अंदर आप देखेंगे लिखा हुआ है डिफॉल्ट स्क्रीन लेआउट फॉर ईच ट्रांजैक्शन। अगर आप इसको खोलें तो इसमें देखें वो पूछ रहा है कि 3 एक्टिविटी हैं, ये ऊपर लिखा हुआ ना एक्टिविटी कैटेगरी, क्रिएट एक्टिविटी, चेंज एक्टिविटी और डिस्प्ले एक्टिविटी। तो मैं कहता हूं कि वो एक चेंज एक्टिविटी के अंदर जाते हैं। हम चेंज के अंदर जाऊं मैं तो अकाउंट मैनेजमेंट के अंदर ये जो ऑथराइजेशन ग्रुप की फील्ड है ये मुझे सप्रेस चाहिए, ठीक होगी। यस सर। अब हम इसको रखते हैं इधर ही, और अब हम इधर आ जाते हैं। अब मैं एक मास्टर डाटा, एक नया जीएल बनाता हूँ FS00 में।
E1002 चलें 2 कर लेते हैं, 1002 क्रिएट। यहाँ से मैं कहता हूँ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, एक्सपेंस का अकाउंट है, पहले हमने सैलरी बनाया था, अब हम कह देते हैं कि जी फर्ज करें कि जी ट्रैवलिंग चार्जेस। कंट्रोल डाटा में हम आ जाते हैं कंपनी। अभी आप ये देखें ऑथराइजेशन ग्रुप के अंदर मैं एक ऑथराइजेशन ग्रुप डाल देता हूँ ABCD, कुछ भी आपने डाल दिया फर्ज कर लें, और टैक्स कैटेगरी ठीक है, शॉर्ट की 002 कर देते हैं। अभी मैंने ऑथराइजेशन ग्रुप में डाला ना ABCD, अभी वो मुझे चेंज करने दे रहा है, अभी मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, अभी मैंने डाटा सेव नहीं किया। क्रिएट बैंक इंटरेस्ट में जाते हैं, यहाँ पे हम G001 दे देते हैं। अब मैं अभी आप देख रहे हैं ना कि ये कंट्रोल डाटा के अंदर अभी ये फील्ड एडिटेबल है, मैंने इसको सेव किया, मेरा GL क्रिएट हो गया। अब अगर कोई बंदा दोबारा यहाँ पे आता है /FS00 और वो कहता है कि मैं यार E1000 का डाटा तो चेंज करूँ, कहीं से उसको ऑथराइजेशन मिल गई फर्ज कर ले, वो कहता है कि मैं कंट्रोल डाटा में जाके चेंज करूँ, ये किधर गई फीड 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 फीड, वेयर इज द हाइट, हमने हाइट तो नहीं कर दी, चेंज में अकाउंट मैनेजमेंट में वो सप्रेस नहीं करनी, सप्रेस सॉरी करती है। डिस्प्ले करनी थी वो डिस्प्ले करनी थी। अच्छा जी, अब हम दोबारा आते हैं /FS00, ये आ गए यहाँ पे कंट्रोल डाटा में आते हैं। अब आप देखें ये यहाँ पे ABCD ये क्या है, डिस्प्ले मोड में आ गई। अब कोई बंदा यहाँ से इसको चेंज नहीं कर सकता, ये मैं शॉर्ट की चेंज कर सकता हूँ, फर्ज करो 003 कर दिया, ठीक है। ये मैं करेंसी भी चेंज कर सकता हूँ, फर्ज करें जी कैनेडियन डॉलर कर दी, US डॉलर कर दी, कुछ भी कर दी, लेकिन मैं ऑथराइजेशन ग्रुप चेंज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने इसको इसका इसके फील्ड के स्टेटस को, इसको इस फील्ड को मैंने दो स्टेटस असाइन किए हैं, एक डिस्प्ले का किया हुआ है और एक ऑप्शनल का किया हुआ है। अब आपके जेहन में तो और बात आएगी ना कि भाई जब दो फील्ड के स्टेटस दे दिए जाएं तो प्रायोरिटी किसकी है, तो हमने इसको देखना है, हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, हाइड, हाइड तो नहीं दिया। फिर डिस्प्ले दिया था हमने, बिल्कुल डिस्प्ले दिया था, और एक ऑप्शनल दिया था, तो डिस्प्ले ऑप्शनल दिया, और ऑप्शनल इन दोनों में से हाईएस्ट कौन है, तो वो पता चलेगा कि डिस्प्ले डिस्प्ले। का जो है ना हाईएस्ट नंबर है, 3 नंबर है, ऑप्शनल का सबसे लोएस्ट नंबर है। तो ऐसी कोई भी जगह पे जहां पे आप एक फील्ड को एक से ज्यादा जगह से अगर कंट्रोल करेंगे तो उस वक्त ये वाली प्रायोरिटी जो है ना आपने अपने जेहन में रखनी है, सबसे हाईएस्ट हाइट, फिर डिस्प्ले, फिर रिक्वायर्ड, फिर ऑप्शनल। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ आज इस यस बात को सर। कि फील्ड के जो, हाँ याद रखें ये ऐसा, ये एक ऐसी चीज है कि आपको चाहिए कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी काम करते हैं ना, कम से कम फॉरक बैठे हुए हैं, ये कोई काम नहीं है तो ये तो देखें कि फालतू फील्ड्स क्यों पड़ी हुई हैं किसी भी जगह पे। हाँ वो वेंडर मास्टर है, कस्टमर मास्टर है, GL मास्टर है, एसेट मास्टर है, SAP आपको तकरीबन सारे मास्टर डाटा के अंदर फील्ड को कंट्रोल करने की ऑथराइजेशन देता है। इवन के मटेरियल मास्टर के अंदर भी आपके पास ऑप्शंस होती हैं, आप उसके अंदर से टैब्स हटा सकते हैं, फील्ड्स को मैंडेटरी कर सकते हैं, ऑप्शनल कर सकते हैं, फील्ड के नाम चेंज कर सकते हैं, ये सारी ऑप्शन जो है SAP आपको देता है। बस ये होता है कि आपने एंड यूजर को जो है ना वो कम से कम बिजी रखना है। अब देखें एक एंड यूजर ने अगर GL क्रिएट करना हो और ये सारी फील्ड्स पड़ी हुई हो तो वो इस पर कुछ भी डाल दे, एक्सचेंज रेट में डाल दे, वैल्यूएशन ग्रुप में डाल दे, यहाँ से अल्टरनेट अकाउंट नंबर में कुछ डाल दे, इन्फ्लेशन की में डाल दे, तो आपके कुछ ना कुछ अकाउंटिंग जो रूल्स हैं वो कहीं डिस्टर्ब हो जाएंगे, कहीं पे वो कह देगा कि जी वो वहाँ पे इस GL के अंदर तो एक्सचेंज रेट डिफरेंस की पड़ी हुई है, आप कुछ करें। तो इन चीज़ों से बचने के लिए SAP ये कहता है कि जो भी गैर ज़रूरी फील्ड्स हैं या तो उनको डिस्प्ले में ले जाए, बल्कि उससे भी बेहतर है कि वो आप उनको हाइड ही कर दें। तो आप ये देखें ये चेंज ओके में सर। हम दोबारा इसको चलें जी फिर अनेबल ही कर देते हैं, ये ना हो हमें बाद में फिर कहीं ज़रूरत पड़ जाए। इसी तरह आपके पास इससे अगली वाली टाइम में देखें, ये रिकॉन्सिलेशन अकाउंट रेडी फॉर इनपुट, फीड स्टेटस ग्रुप, पोस्ट ऑटोमेटिक ओनली
सप्लीमेंट ऑटोमेटिक पोस्टिंग, ये वाली सारी फील्ड जो हैं ये आपको यहाँ पे मिलेंगी। ये पोस्ट ऑटोमेटिक ओनली, फील्ड स्टेटस ग्रुप है, ये सप्लीमेंट्री ऑटोमेटिक पोस्टिंग है, रिकॉन्सलेशन अकाउंट रेडी फॉर इनपुट, ये यहाँ से। फिर इसके बाद नेक्स्ट पेज आ जाता है बैंक फाइनेंशियल डिटेल्स, यानी कि ये वाली बैंक फाइनेंशियल डिटेल्स, इन कंपनी कोड, ये वाले 4 फील्ड जो हैं, प्लानिंग लेवल, रेलिवेंट टू कैश फ्लो, हाउस बैंक एंड अकाउंट आईडी। तो ये आपको यहाँ पे ये सारी जो है ना हाउस बैंक, बैंक अकाउंट, ये आपको होंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट अगर देखें इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ये एक ही फील्ड है, इंटरेस्ट कैलकुलेटर में कैसे ये सारी इसके अंदर याद है। और इसके बाद जो है अच्छा वो रिकवरी इंडिकेटर वो उसके साथ ही है, और मल्टी करेंसी अकाउंटिंग ये यहाँ पे नहीं है, मल्टी करेंसी अकाउंटिंग। और ये लास्ट फील्ड है, जब भी लास्ट पेज आ जाएगा ऊपर से 2 एरो कीज में से एक हट जाएंगे। जो ही आप लेफ्ट वाला एक बटन दबाते हैं एरो की वाला, तो फिर दोनों आ जाती हैं। इसका मतलब है कि अब आपके पास ऑप्शन है लेफ्ट या राइट जा सकते हैं। जब आप पहले पेज पे आ जाएंगे या आखिरी पेज पे आ जाएंगे तो उससे आगे जाने वाली एरो की हट जाएगा। तो इस तरह आप फील्ड के स्टेटस को कंट्रोल करेंगे 2 जगह से। एसएपी जो बिजनेस पार्टनर है उसके अंदर जब ईसीसी था ना पुराना, वेंडर और कस्टमर के लिए तो हम 3 जगह से कंट्रोल करते थे, लेकिन अब बिजनेस पार्टनर चूंकि आ गया तो उसके लिए हम उसको 5 जगह से कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर वही वाली बात, प्रायोरिटीज जो है वो आपने ज़हन में रखना है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है वो किसकी होगी, हाइड की, फिर डिस्प्ले की, फिर रिक्वायर्ड की, फिर ऑप्शनल की होगी। इससे आगे हम निकलते हैं। फील्ड के स्टेटस को हमने देख लिया, अब हम चलते हैं जीएल की। तकरीबन हमने सारी फील्ड्स को मेरे ख्याल से डिस्कस कर लिया था कि हर इस फील्ड का क्या फायदा है। सर ये फील्ड स्टेटस ग्रुप, हाँ जी, अभी सर ये किस लिए यूज होता है सर फील्ड स्टेटस ग्रुप? फील्ड स्टेटस ग्रुप ये कहाँ पे है? ये बैंक इंटरेस्ट में सर नेक्स्ट वाले टैब में। हाँ हाँ अच्छा अच्छा, ये वाला, ये अभी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, बल्कि इसको हमें कब डिस्कस करना चाहिए ये, अच्छा इसको भी अब हम डिस्कस कर लेते हैं। अब हमने चूंकि एक जीएल बना लिया, 2 जीएल बना लिए, तो अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब देखें, अब हम कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं थोड़ा सा, और अगर हम चलें, अभी हमने जो फील्ड के स्टेटस को देखा उसमें हमने देखा कि ये जो असाइन कंपनी कोड है ना, कंपनी कोड नहीं, अकाउंट ग्रुप जो है चार्ट ऑफ अकाउंट का, ये वाला जो है ना मेन जो है ना रोल प्ले करता है फील्ड के स्टेटस को कंट्रोल करने के लिए, जो कि चार्ट ऑफ अकाउंट के कंपनी कोड सेगमेंट के अंदर है। अब आपने वो बात की हिस्ट्री वाली के, जो चार्ट ऑफ अकाउंट के जीएल के अंदर भी तो हम एक अकाउंट वो फील्ड स्टेटस ग्रुप असाइन कर रहे हैं, उसका क्या फायदा है? उसके लिए अगर आप यहाँ से बाहर निकलें, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग के अंदर आ जाएं, लेजर्स के अंदर, लेजर के अंदर आप आ जाएं, ये ईयर एंड सॉरी फील्ड्स के अंदर, और अब आ जाएं जनाब डिफाइन फील्ड स्टेटस वेरिएंट, और फिर असाइन फील्ड स्टेटस यहाँ पे आ जाते हैं। ये स्टैंडर्ड फील्ड्स के मेंटेन ट्रांजैक्शन, अच्छा इसको छोड़ देते हैं। हम एक पहले वेरिएंट बना लेते हैं, फिर अपनी कंपनी कोड को असाइन कर लेंगे, फिर ताकि हमारा जो है ना वो दूसरे कंपनी कोड के साथ जो है ना वो कंफ्यूजन ना रहे। या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो जब काफ़ी चीज़ें होती हैं तो उसके अंदर ही वो चली जाती हैं, और बाद में फिर एक यूज़र कहीं उसको चेंज करता है तो वो सारी कंपनी कोड के लिए जो है ना उसके अंदर मसला बन जाता है, जिन को भी वो असाइन हुआ होता है। तो बेहतर ये है कि हम एक अलग से अपना बना के असाइन करते हैं। सर ये चीज पूछ रहा था, ये फील्ड स्टेटस वेरिएंट हम क्रिएट करते हैं, तो वो किस पर्पज से क्रिएट करते हैं सर? क्योंकि इसमें तो सिर्फ अभी हम फील्ड का नाम लिखेंगे सर, एक फील्ड नेम देंगे। हाँ जी,
उसको असाइन करेंगे हमने फील्ड स्टेटस ग्रुप के साथ। बिल्कुल। अब देखें ये तो सर एक ये जी बोलें। तो सर मतलब फील्ड स्टेटस वेरिएंट बनाने का पर्पस की है कि उसको मल्टीपल कंपनी कोड के साथ असाइन कर सके, ये है क्या असाइन सर कर पर्पस इसका? बिल्कुल। जहां पे भी आप लफ्ज वेरिएंट पढ़ेंगे ना, उसका मतलब यही होता है कि ये चीज बना के हम कई चीजों को असाइन कर सकते हैं। वेरिएंट का एक मकसद तो ये है। अब फील्ड स्टेटस वेरिएंट है तो इसका मतलब है कि ये फील्ड के स्टेटसेस को हम इकट्ठा कर रहे हैं और ये हम कई ऑब्जेक्ट को असाइन कर लेंगे। कई और ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, कंपनी कोड। कई कंपनी कोड को असाइन कर लेंगे। मिसाल के तौर पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, या क्रिएट या कॉपी जो भी कर ले, B110 के नाम से ये हम कह लेते हैं जी, फील्ड स्टेटस फॉर B110। कॉपी ऑल कर लेते हैं। सिर्फ चाहें तो कॉपी कर लें, फिर आपको हर एक की अलग अलग एंट्रियां बनानी पड़ेंगी। अच्छा, उसने कहा कि 49 मैंने कॉपी कर ली। आपने ये क्रिएट कर लिया। अब आप इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स बने हुए फील्ड के स्टेटस के, हर इन्वायरमेंट के हिसाब से फर्ज कर लें मुख्तलिफ है। मैं ये कहता हूँ कि मैं सिर्फ एक ही बनाता हूँ, बल्कि ऐसे करते हैं, इसमें आपको कंफ्यूजन रहेगी। मैं इससे पीछे जाता हूँ, मैं ये B110 डिलीट कर देता हूँ। मैं नया बनाता हूँ स्क्रैच से, बगैर कॉपी हाँ किए। सर। ठीक है, ताकि उसमें आपको कंफ्यूजन ना रहे। डिफाइन फील्ड स्टेटस वेरिएंट। अच्छा, SAP इसमें आपको ये, अच्छा ये क्रिएट का बटन, न्यू एंट्रीज B110, नाम हम वही रख लेते हैं। ये बन गया। कोई इसके अंदर हमने कहीं और से चीज कॉपी नहीं की। अब हमने, अब देखे ना, जैसे हमारे GLs के कितने ग्रुप हमने बनाए थे, 4 बनाए हुए ना, एक एक्सपेंस का, एक रेवेन्यू का, एक एसेट का, एक लायबिलिटी का। तो यस। डिपेंड करता है कि आपके GLs के ऊपर इन्वायरमेंट। लेकिन अब GLs के अंदर भी मुख्तलिफ कैटेगरी हो सकती हैं, एक्सपेंस के अंदर भी, एसेट के अंदर भी कई हो सकती हैं, या कुछ ऐसे, अब फर्क करो, कुछ GLs होते हैं क्लियरिंग GLs होते हैं। अब कुछ GLs ऐसे होंगे जिनमें कॉस्ट सेंटर मैंडेटरी रखना होगा, कुछ ऐसे GLs होंगे जिसमें प्रॉफिट सेंटर मैंडेटरी होगा। तो ये डिपेंड करता है। कुछ ऐसे एसेट होंगे, GLs होंगे जो कि फर्ज कर लें रिकॉन्सिलेशन अकाउंट पर एसेट है, आप कहते हैं उसमें एसेट मैंडेटरी हो। डिपेंड करता है क्या है। फर्ज कर लें इसको क्रिएट डबल सेलेक्ट किया और ये फील्ड स्टेटस ग्रुप में आ गया। कोई ग्रुप नहीं बना हुआ, ठीक है। मैं न्यू एंट्री करता हूँ, मैं एक ग्रुप बनाता हूँ। फर्ज कर लें मैं कहता हूँ कि 1000 के नाम से एक ग्रुप बना, और मैं कहता हूँ कि ये ग्रुप फॉर एक्सपेंस GLs, ठीक है। इसको मैंने सेव कर दिया। लेकिन अभी तक मैंने इसके अंदर कोई फील्ड के स्टेटस को नहीं छेड़ा, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन ही नहीं आई ना। अब मैं इसके अंदर हाँ सर। अपनी मर्जी से ना GLs के फील्ड के स्टेटस सेट करता हूँ। ये वो है काम है जो कि SAP ने हमें पहले करके दिए हुए हैं, तो हम ज्यादातर उन्हीं को फॉलो करते हैं। लेकिन आप इनको नए सिरे से देख सकते हैं। ये ऊपर एक फील्ड के स्टेटस का बटन है। मैं कहता हूं कि ये जब मैं 1000 ग्रुप जो है, मैं किसी भी जिस GL को असाइन करूं, तो क्या क्या हो, ये पहले जनरल डाटा में आ जाते हैं। असाइनमेंट नंबर, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या क्या 3 ऑप्शन है, 4 नहीं है। हालांकि हमने पढ़ा था कि 4 फील्ड स्टेटस होते हैं, हाइड, डिस्प्ले, रिक्वायर्ड और ऑप्शनल। अब इन्होंने, जब आप फील्ड स्टेटस ग्रुप की इन्वायरमेंट में आते हैं ना, तो ये जो हाइड वाला काम है ना, ये इन्होंने क्या कर दिया है, यहाँ से इसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा कि ये हाइड वाला काम नहीं होगा। फील्ड के 3 ही काम कर सकते हैं आप, या डिस्प्ले करेंगे, या रिक्वायर्ड करेंगे, या ऑप्शनल करेंगे। छुपाना ही नहीं है। तो इसीलिए अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ से उन्होंने हाइड को हटा दिया। एक ऑप्शनल है, एक रिक्वायर्ड है, और एक सप्रेस या
जिसको हम कहते हैं डिस्प्ले मोड। अच्छा, अब आप ज़रा साथ इस स्क्रीन को भी ज़हन में रखें जिसके अंदर आप एक्सपेंस बुक करते हैं, जिस तरह के FB50। अब आपने ये जो नीचे फील्ड्स हैं, ये लाइन आइटम, इनको आपने ज़हन में रख देखिए, ये असाइनमेंट की फील्ड है ना, असाइनमेंट की फील्ड होगी, एक्सपोर्ट की फील्ड हो गई। इसी तरह आगे चलते हैं, ये टैक्स जुरिस्डिक्शन कोड आ गया, फिर वैल्यू डेट, टेक्स्ट, ये सारी फील्ड हैं। बिजनेस एरिया, ट्रेडिंग पार्टनर, कॉस्ट सेंटर, ऑर्डर। अब डिपेंड करता है कि क्या क्या। मैं कहता हूं कि जब मैं ये वाला ग्रुप किसी भी जीएल को असाइन कर दूं, किसी भी जीएल को, ये मैंने तो वैसे नाम रख दिया ना एक्सपेंस जीएल, मैं कोई भी इसका नाम रख सकता हूँ, कॉमन जीएल जो भी। उसके अंदर क्या हो, मैं कहता हूँ असाइनमेंट की फील्ड मैंडेटरी हो जाए, ठीक है, टेक्स्ट की फील्ड मैंडेटरी हो जाए, और पीरियड, रेफरेंस, कलेक्टिव। आगे चलते हैं जी, और कौन कौन सी फील्ड है ये देखें। ये सेटलमेंट पीरियड है, अक्रूवल है, कॉस्ट सेंटर है, ये ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर हो सकता है, इंटरनल ऑर्डर कोई भी हो सकता है, WBS एलिमेंट है, सेल्स ऑर्डर है। चलें जी, मैं कहता हूँ और कुछ नहीं तो चलो यार, WBS एलिमेंट की जो फील्ड है ना, इसको तो तुम ज़रा डिस्प्ले मोड में कर दो, ठीक हो गया। ये मैंने कर दी। और मैं कहता हूँ कमिटमेंट आइटम और प्लांट बिजनेस एरिया की जो फील्ड है, इसको भी डिस्प्ले मोड में कर दो। या चलो जी, इसको मैंडेटरी, इसको रिक्वायर्ड कर देते हैं। और प्रॉफिट सेंटर जो है, इसको मैं कहता हूँ ज़रा इसको डिस्प्ले मोड में कर दो, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रही है बात। अब यस मैं सर। इसको सेव करता हूँ, ये सेव हो गया ना। अब मैं ये वाला जो है B110 जो मैंने फील्ड स्टेटस वेरिएंट बनाया है, ये मैं अपनी कंपनी कोड को असाइन करता हूँ। इस वक्त तक जब कि मैंने अभी इसको असाइन नहीं किया, अब अगर आप FS00 में जाके देखें, ये डिस्प्ले मोड में और या चेंज मोड में, ये क्रिएट बैंक इंटरेस्ट के अंदर F4 करें यहाँ पे, तो कितने ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ये देखें ना, यहाँ पे ऊपर आ रहा है 49 एंटीज, ठीक है, 49 ग्रुप इसके यस अंदर सर। बने हुए। अच्छा जी, ये इस तरह की ऑप्शन क्यों दे रहा है, हेल्प, सेटिंग, F4 हेल्प, अब कैसे आ, ठीक हो गया। और ये बता रहा है कि फील्ड स्टेटस वेरिएंट 0001 इसको लगा हुआ है, जिसके अंदर ये 49 एंट्रियां हैं। अब मैं जरा वहां से चेंज करता हूँ और अपनी कंपनी कोड को असाइन करता हूँ। ये असाइन कंपनी कोड टू फील्ड स्टेटस वेरिएंट, ये किसने इसको लॉक किया हुआ है, फराज। फराज साहिब, प्लीज लीव दिस SM12। चाहिए, इन्होंने एंट्री लॉक की हुई है, RS टेबल। अच्छा, अब मैं इसको ज़रा चेंज मोड में लेके आऊँ। यहाँ से मैं अपना कंपनी कोड लेता हूँ B110, और ये मैं 0001 को हटा के अपना जो मैंने फील्ड स्टेटस वेरिएंट अभी क्रिएट किया हुआ है, जो कि B110 के नाम से ही है, B
B11, ये सारा नीचे, ये आ गया B11 0 नहीं है, हम यहाँ से सर्च कर लेते हैं B1 स्टेरिक, ये आ गया B11 0, जो किसी ने B100 भी बनाया हुआ है, हम ये वाला अपना असाइन कर देते हैं, सेव। अब हम FS00 में देखते हैं कि क्या वहाँ पे सिचुएशन है। दोबारा /n FS00, ये वाला GL लेते हैं चेंज मोड में, और अब अगर मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो सिस्टम यहाँ F4 करेंगे हम, तो अब देखें यहाँ पे सिर्फ एक ही अकाउंट ग्रुप, वो फील्ड स्टेटस ग्रुप आ रहा है 1000 जो हमने बनाया था, और यहाँ पे लिखा हुआ है B110 फिस्क, वो फील्ड स्टेटस वेरिएंट जो है वो ये है। अब मैं वो G001 नहीं कर सकता क्यों, और ये देखें इसका नाम भी हमने क्या रखा था, ग्रुप फॉर एक्सपेंस जीएल। अब हम टेस्ट करते हैं कि जो हमने असाइन किए थे कि वो बात सही है कि नहीं। मैं कहता हूँ कि जब भी ये वाला मैं जीएल यूज करूँ E1002, /n FB50, आज की डेट B110 नहीं सॉरी E1002 डेबिट 100 रुपीज से, नंबर रेंज 10 इज मिसिंग। अच्छा ये नंबर रेंज इसका मसला है, किधर से गई हमारी कॉन्फ़िगरेशन की स्क्रीन, चले इधर से निकाल। अच्छा उसने अभी क्या कहा था, नंबर रेंज 10 इज मिसिंग। दोबारा अगर मैं यहाँ यस सर, एक मिनट /n FB50, अच्छा अभी आप देखें, अच्छा ये मुझे बताइए नंबर रेंज किसको असाइन होती है, जो भी हमारी डॉक्यूमेंट टाइप होती है ना उसको नंबर रेंज असाइन होते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे यस नंबर सर, रेंज वो डॉक्यूमेंट टाइप तो नहीं आ रही, तो आपने अगर इन FB50 60 या कोई भी स्क्रीन हो, अगर डॉक्यूमेंट टाइप नहीं आ रही तो आपने इधर ये एडिटिंग ऑप्शन के बटन में जाना है, और ये देखें यहाँ पे ये एक चेक बॉक्स, वो ड्रॉप डाउन मेन्यू आ रहा है, उसमें है डॉक्यूमेंट टाइप हिडन। हम कहते हैं भाई हिडन ना करो, कम से कम आप डिस्प्ले मोड में भी ले सकते हैं, आप रेडी फॉर इनपुट में भी ले सकते हैं, या उसको कह सकते हैं भाई हमें शॉर्ट नेम डिस्प्ले करो या शॉर्ट नेम इंटर करो, तो हम शॉर्ट नेम एंट्री ले लेते हैं ताकि हम खुद भी कभी चाहें तो उसको चेंज कर सकें। इसको सेव किया और वापस आए, तो अब दोबारा इस ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे /n FB50। तो अब आप देखें यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप SA आ गई है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो सेट हुई है। यस सर, इसका मतलब ये है कि डॉक्यूमेंट टाइप SA को एक ऐसी नंबर रेंज असाइन हुई है जो कि फिस्कल ईयर 2023 के अंदर मिसिंग है। अब आप कॉन्फ़िगरेशन में आए अगर, और ये देखें, अच्छा ये जो डॉक्यूमेंट टाइप है ऊपर वाले लेवल पे आ रही है ना, नीचे लाइन आइटम में तो नहीं आ रही, ठीक है, और डॉक्यूमेंट हाँ टाइप सर, आपको पता है कि सब के लिए होती है, सिर्फ एक कंपनी कोड के लिए नहीं होती, सब के लिए होती है। तो इसका मतलब है कि ये कहाँ पे होगी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर अगर आप आए तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग के अंदर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये चीज़ सब के लिए ना, ऐसी कोई भी चीज़ जो सब के लिए होती है तो वो कहाँ पे होगी, ग्लोबल सेटिंग। ग्लोबल सेटिंग के अंदर आप आए तो ये लेजर्स में नहीं हो सकती, ये डॉक्यूमेंट्स के साथ इसका तल्लक है, तो ये डॉक्यूमेंट में होनी चाहिए, और ये आगे डॉक्यूमेंट टाइप और ये डॉक्यूमेंट नंबर रेंज। अब ज़रा अगर आप डॉक्यूमेंट टाइप के अंदर आएँ और जहाँ पे वो डॉक्यूमेंट टाइप को खोलें और खोल के देखें, अगर आप SA डॉक्यूमेंट टाइप जो है इसको आप, ये आगे डॉक्यूमेंट टाइप GL अकाउंट की, इसको आप डबल क्लिक करें अगर आप, तो ये देखें यहाँ पे नंबर रेंज ये 10 असाइन हुई है। अब हमने ये देखना है कि ये 10 नंबर रेंज हमारा कंपनी कोड जो है B110 उसके लिए बनी हुई है कि नहीं।
अब आप देखें ये है डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस, इसको बोलते हैं ये डिफाइंड डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस। यहाँ पे वो कह रहा है कंपनी कोड, इसका मतलब हुआ एफआई के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, कंपनी कोड स्पेसिफिक हैं, लेकिन एफआई के जो डॉक्यूमेंट टाइप हैं वो कंपनी कोड स्पेसिफिक नहीं है। ठीक हो की बात? यस सर। डॉक्यूमेंट टाइप क्लाइंट लेवल पे पड़ी है, लेकिन डॉक्यूमेंट टाइप की जो नंबर रेंज है वो कहाँ पे पड़ी हुई है, वो कंपनी कोड के कंपनी कोड पर। तो मैं अब देखता हूँ B110 के अंदर डॉक्यूमेंट नंबर रेंज 10 है, देखते हैं 10 ये होगी, ये देखें 001 2 3 4 5 6 7 और 7 के बाद 12, इसका मतलब है कि 10 नहीं है, तो हमें 10 बनानी है। तो बनाने के लिए क्या होगा, यहाँ पे ये देखें ये ऊपर बटन आ रहा है इंसर्ट लाइन। अब मैं अगर फर्ज करें 10 नंबर यहाँ पे लिखता हूँ। अच्छा अब ये देखें फिजिकल ईयर के अंदर दो ऑप्शन है, अगर तो मैं यहाँ पे 9999 लिख दूं तो इसका फायदा क्या होगा कि ये नंबर रेंज चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, और जब तक वो नंबर रेंज खत्म नहीं होती वो रुकेगी नहीं, बेशक वो 10 साल में खत्म हो, 20 साल में खत्म हो, 2 साल में खत्म हो। अगर वो फर्ज कर लें मैंने एक नंबर रेंज जब बनाई तो फिजिकल ईयर के अंदर मैंने लिख दिया 9999, और नंबर रेंज मैंने क्या बनाई, फ्रॉम से लेके 2 तक मैंने कहा कि भाई फ्रॉम, मैं एक नंबर रेंज लिख लेता हूँ, फर्स्ट कर लें 100 से लेके 999 तक, 999। अब इस साल 2023 जब था मेरा, 2023 जब साल था, इधर नहीं लिखते, 2023 में मैं डॉक्यूमेंट पोस्ट करता रहा, ये नंबर रेंज मैं यहाँ पे दे देता हूँ 10। ये नंबर रेंज जब चलती रही तो मेरे फिजिकल ईयर 2023 के अंदर सिर्फ मैंने 472 डॉक्यूमेंट नंबर मेरे आए, ठीक है, यानी कि 1 से लेकर 472 डॉक्यूमेंट मैंने कंज्यूम किए। अब जब फिजिकल ईयर 2024 आएगा ना तो क्या होगा, 473 से शुरू हो जाएंगे और चलते 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 फर्ज करें मैंने 700 तक यूज कर लिए, इधर आके खत्म हो जाएंगे। फिर 2025 फिजिकल ईयर जब आ गया तो फिर 701 से लेकर चलते 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 और 999 पे खत्म हो जाएंगे, और 2026 के अंदर जाके ये फिर जो है ना 1 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक हो गया? लेकिन अगर मैं यहाँ पे यही वाला सिनेरियो अगर मेरे पास हो और उसके अंदर मैं यहाँ पे 2024 डाल दूं या 23 डाल दूं, तो क्या होगा, इस फिजिकल ईयर के अंदर क्या होगा, वो 1 से शुरू होगा और फर्स्ट काले मैंने 472 तक कर लिए। अब 2024 जब आएगा ना तो सिस्टम वही वाला एरर दे देगा, वो कहेगा नंबर रेंज 10 इज नॉट क्रिएटेड फॉर फिजिकल ईयर 2024। ठीक है, फिर मुझे नए सिरे से जब मैं यहाँ पे एक और एंट्री डालूंगा 2024 और फिर मैं वही लिखूंगा 100 से 999, तो फिर मेरा जो है ना हर साल फिर यहाँ से फिर शुरू होगा। क्या पता मैं इस साल सिर्फ जो है ना वो 320 नंबर तक लेके जाऊं, फिर इस तरह अगले साल फिर मुझे, कहने का मकसद है कि आपके पास दो ऑप्शन है फिजिकल ईयर के अंदर, या आप क्या कर लें, डबल लाइन डाल दें, तो डबल लाइन जब डालेंगे तो उसका क्या फायदा होगा, वो एक कंसेक्टिव नंबर के साथ सारे फिजिकल ईयर के लिए चलती रहेगी। लेकिन अगर आप डबल लाइन नहीं डालते और फिजिकल ईयर डाल देते हैं तो फिर क्या होगा, वो हर फिजिकल ईयर के लिए 1 से स्टार्ट होगी। किससे स्टार्ट होगी? 1 से। डबल लाइन डालते हैं तो फिर वो हर फिजिकल ईयर के 1 से नहीं स्टार्ट होगी, वो जहां पे फिजिकल ईयर पिछला खत्म होगा ना उससे आगे वो शुरू हो जाएगी। अब ये ना, ये इसमें फर्क क्या है, फर्ज करें आपकी जो ऑडिट पार्टी है, जो आपकी कंपनी का ऑडिट करती है, अगर वो ऑब्जेक्शन करती है, वो कहती है भाई
मुझे तो हर साल 1 से डॉक्यूमेंट नंबर चाहिए। फिर आपने क्या अप्रोच अडॉप्ट करनी है, फिर आपने ये वाली अप्रोच अडॉप्ट करनी है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको नंबर रेंज हर साल डिफाइन करनी पड़ेगी, और हर साल आपका कोई भी डॉक्यूमेंट, एससी का डॉक्यूमेंट हो, केआर हो, कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप हो, उसके डॉक्यूमेंट नंबर 1 से शुरू होंगे। उसमें ऑडिट करने वालों को आसानी होती है कि भाई अच्छा भाई हमने इतने डॉक्यूमेंट नंबर यूज़ किया है। इसमें आप ये नहीं सोच सकते कि हमारे इस साल कितने डॉक्यूमेंट नंबर हैं। क्यों? क्योंकि ये तो देखे ना, इस साल 2024 में क्या हुआ, 473 से स्टार्ट हो गया। कोई ऑब्जेक्शन कर सकता है भाई पहले 472 डॉक्यूमेंट नंबर कहाँ गए? अब आप कहेंगे वो तो पिछले साल के थे। तो ये डिपेंड करता है कि कंपनी की पॉलिसी क्या है, ऑडिट वाले किस तरह के ऑब्जेक्शन रेज करते हैं। जिस तरह कंपनी, अगर कंपनी कहती है कि हर साल मुझे 1 नंबर से डॉक्यूमेंट स्टार्ट करना है, तो फिर आप जब भी नंबर रेंज बनाएंगे तो यहाँ पे फिर फिजिकल ईयर के अंदर आपने वो वाला फिजिकल ईयर लिखना है। जैसे कि अभी 2023 है, 2024 है, तो ये आपने करना है। अगर आप डबल नाइन लिख देते हैं तो फिर एक लंबे अरसे के लिए आपकी जो है ना ये दोनों चलती रहेंगी नंबर रेंजेस। अच्छा, अब आ जाए नंबर रेंज। फर्ज करें मैं यही वाली नंबर रेंज नीचे वाली जो है ये कॉपी करके यहाँ पे लिखता हूँ। हमने चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर देखा कि उसके अंदर हम कोई नीचे वाली लाइन की नंबर रेंज ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि नंबर रेंज कैन बी ओवरलैप इन द चार्ट ऑफ अकाउंट ग्रुप। इसमें देखें वो क्या कहता है, वो कहता है कि नहीं, इंटरवल 10 सब्जेक्ट टू ईयर ओवरलैप विद इंटरवल 0। वो कहता है कि ये वाला जो है ये इंटरवल 0 के साथ जो है ना ये वाले इसके साथ ओवरलैप हो गया। हमने तो ये वाला रखा था ना, ये वाला अभी हमने क्रिएट किया 10 नंबर, तो उसको नीचे ले आया। वो कहता है कि ये वाली जो नंबर रेंज है वो 0 वाली नंबर रेंज के साथ ओवरलैप हो रही है। इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि जो डॉक्यूमेंट टाइप की नंबर रेंज हैं उनके अंदर आप नंबर रेंजेस को ओवरलैप नहीं कर सकते या यूज दोबारा नहीं कर सकते। इसलिए हम यहाँ पे ऐसे करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे 10 और उसके बाद जितने जीरो डलते हैं वो, और फिर 10 और उसके बाद 9। अब देखें उसने एरर नहीं दिया, क्योंकि ये जो है ये एक यूनिक नंबर रेंज है। ये मैंने सेव कर ली। अच्छा, अब देखें एक और चीज, फर्ज कर लें आपने ये एक नंबर रेंज बना ली, ठीक है, 10 से। ये मैंने यहाँ पे एक नंबर ये लिख दिया, ओ सॉरी, कॉपी, और ये हो गया। आप कहते हैं कि मैं नंबर रेंज जो है ना यहाँ से नहीं मैंने स्टार्ट करनी, बल्कि मैंने 10 0 0 0 100 से स्टार्ट करना है। मतलब है कि मेरा पहला डॉक्यूमेंट जो है वो कहाँ से आए, यहाँ से ना स्टार्ट हो बल्कि 100 से स्टार्ट हो। तो क्या करेंगे हम, मतलब है कि मेरा पहला डॉक्यूमेंट नंबर 100 से स्टार्ट हो, यानी कि आप उसका कोई स्टेटस चेंज करना चाह रहे हैं। तो आपने क्या करना है, वापस जाना है और नंबर रेंज स्टेटस, एनआर स्टेटस का मतलब क्या होता है, नंबर रेंज स्टेटस। इसमें जब आप आते हैं तो ये वाला कॉलम आपका चेंज मोड में आ जाता है, बाकी सारा डिस्प्ले मोड में और ये वाला चेंज मोड में। तो यहाँ पे आप 10 नंबर के सामने आप आएंगे, इधर आप पेस्ट करें, इसको कॉपी, इधर पेस्ट, और 100 मैंने ये कर दिया। अब जो डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट होगा वो 101 से स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, और इससे आगे पोस्ट होते जाएंगे। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा, ये जो नंबर रेंज हम कर रहे हैं ये हमने एक दफा शायद पहले बात की होगी कि नहीं, आप मुझे बताइएगा कि नंबर रेंज कितने किस्म की होती है। नंबर रेंज जो है कितने टाइप्स की होती है? 2 तरह की। दो।
एक तो सर एक चार्ट ऑफ अकाउंट ग्रुप क्रिएट करते टाइम बनाते हैं। नहीं, वो तो अलग है ना। कोई भी नंबर रेंज, ओ हाँ सर, वो कितने किस्म की हो सकती है? दो, या तो वो इंटरनल नंबर रेंज होगी या एक्सटर्नल नंबर रेंज होगी। एक्सटर्नल। तो इंटरनल और एक्सटर्नल का क्या फर्क है? इंटरनल में सर वो सिस्टम में जो हम डेटा पुट कर देंगे उसके अकॉर्डिंग वो नंबर रेंज को चलेगी, और एक्सटर्नल में हम मैनुअली टाइप कर सकते हैं नंबर रेंजेस को, डॉक्यूमेंट का नंबर। हाँ बिल्कुल। इंटरनल का मतलब ये है कि जब भी आप कोई नंबर रेंज बनाते हैं ना, ये जैसे फर्ज करें ये एक 02 नंबर रेंज है, जब आप बना रहे हैं तो अगर ये एक्सटर्नल चेक बॉक्स को टिक कर देंगे ना तो ये वाली एक्सटर्नल बन जाएगी। अगर नहीं करते तो इसका मतलब क्या है कि ये इंटरनल नंबर रेंज है। ठीक हो गया? अगर एक्सटर्नल के चेक बॉक्स को टिक नहीं करेंगे तो ये वाली नंबर रेंज इंटरनल होगी, अगर आप टिक कर देंगे तो वो एक्सटर्नल हो जाएगी। इंटरनल का मतलब क्या है कि सिस्टम खुद ब खुद, आप पहले डाटा सेव करेंगे, सेव का बटन दबाएंगे, सिस्टम खुद ब खुद इंटरनली एक डॉक्यूमेंट नंबर आपको दे देगा। एक्सटर्नल में क्या होता है, आप पहले डॉक्यूमेंट नंबर लगाते हैं, उसके बाद आप डिटेल इंटर करते हैं और फिर आप सेव का बटन दबाते हैं, तो वो जो आपने पहले डॉक्यूमेंट नंबर लिखा होता है वो उसको असाइन हो जाता है। यानी कि आप खुद से देते हैं। अब देखें, अगर मैं इस नंबर रेंज को एक्सटर्नल कर दूं तो एसएपी कहता है कि फिर मेरी मर्जी नहीं चलेगी, फिर आपकी मर्जी चलेगी। एक्सटर्नल के अंदर किसकी मर्जी है? आपकी मर्जी है। आपने ये डॉक्यूमेंट नंबर लिखा ना, ये रेंज दी हुई है आपने, आप एक्सटर्नल दे दिया, आपने इसको टिक कर दिया, ये आपने नंबर रेंज फर्ज करें कि आपने ये दे दी। ठीक हो गया? अब आपने डॉक्यूमेंट FB 50 या 60 के अंदर इंटर करना है, तो अब आप क्या करते हैं कि आप क्या यहाँ से एक डॉक्यूमेंट नंबर उठाते हैं और आप कहते हैं भाई मेरा पहला डॉक्यूमेंट जो है ना वो 182 है। ठीक है, एसएपी लगा देगा क्योंकि उसने डेटाबेस में देख लिया कि 182 नहीं है। उसके बाद फिर आप एक और डॉक्यूमेंट नंबर इंटर करते हैं, उसमें आप कहते हैं कि भाई अब मेरा जो दूसरा डॉक्यूमेंट है ना वो 193 है। ठीक है, ऐसे भी देखेगा वो नहीं है, वो भी लगा देगा। फिर आप कहते हैं मैं एक और, आपने FB60 में डॉक्यूमेंट नंबर एंटर किया, आप कहते हैं अब मेरा जो डॉक्यूमेंट नंबर है वो 193 की बजाय 142 है। ठीक है, तो एक्सटर्नल नंबर के अंदर जो तरतीब है ना वो लाजमी नहीं है, सीक्वेंस लाजमी नहीं है। आप कोई भी डॉक्यूमेंट का नंबर लगा सकते हैं, बस वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। अगर आपने एक दफा 182 वाला लगा दिया, दोबारा नहीं लगाएंगे, एसएपी कह देगा नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट। इसमें आपके पास सीक्वेंस मेंटेन करना जरूरी नहीं होता, इसलिए आपको पता नहीं होता कि मैं कौन सा डॉक्यूमेंट नंबर लगाऊं। हो सकता है कि आप ऐसा नंबर लगाएं, इतनी डिटेल इंटर कर लें तो वो कहेगा डॉक्यूमेंट नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो इंटरनल नंबर में क्या होता है, एसएपी ये कंट्रोल आपको नहीं देता। वो क्या करता है, जब एक डॉक्यूमेंट नंबर लगा देता है तो वो ये एनआर स्टेटस के अंदर उसको मेंटेन कर देता है, कहता है कि ये मैंने लगा दिए हैं, अब नेक्स्ट जो होगा इससे आगे होगा। तो जब भी आप सेव का बटन दबाते हैं, एसएपी एनआर स्टेटस के अंदर आता है, वहां से देखता है और उसके अंदर 1+ करके तो नया नंबर लगा देता है। अभी ये देखें, ये वाली नंबर है यहाँ पे 0 है ना, तो वो यहाँ से फिर एक नंबर को उठाएगा, उसके अंदर 1+ करेगा और एक डॉक्यूमेंट को ऐड कर देगा, फिर यहाँ पे एक नंबर एनआर स्टेटस मेंटेन हो जाएगा। तो कभी भी किसी भी वक्त अगर आपको एनआर स्टेटस के साथ मसला आए तो आपने क्या करना है, आपने इसी स्क्रीन के अंदर आना है और एनआर स्टेटस के अंदर जाके एनआर स्टेटस में आए और जो भी किसी का स्टेटस चेंज करना है आप उसका स्टेटस चेंज कर दें। एसएपी आपको अलाउ करता है कि आप कोई भी नंबर आगे वाला साइन करेंगे, बैक वाला साइन करेंगे ना, फर्ज कर लें ये स्टेटस है नंबर का 100 तक डॉक्यूमेंट सिस्टम में पोस्ट हो चुके हैं, मैं यहाँ पे फर्ज कर लें कि 100 की बजाय 98 कर दूं, अभी तो वो मुझसे ले लेगा, कह रहा है कि वो प्रीवियस नंबर है, लेकिन पूरे सर्वर के ऊपर वो क्या करेगा, किसी को भी डॉक्यूमेंट नंबर पोस्ट नहीं करने देगा। वो जब भी नया डॉक्यूमेंट पोस्ट होगा ना तो वो ऐसे पी गएगा किसी सिस्टम में डॉक्यूमेंट नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट,
और इतने ज्यादा वो डंप क्रिएट होंगे कि आप कहेंगे पूरे सर्वर के ऊपर उस कंपनी कोड का काम रुक जाएगा, आप फिर दोबारा आएंगे, इधर से चेंज करेंगे एंड सो ऑन। तो नंबर रेंज या नंबर्स के हवाले से आपको बात क्लियर होगी कि ये कैसे करते हैं। नहीं सर, ये अभी लास्ट वाली चीज में थोड़ी सी समझ नहीं आई सर, क्या मतलब अच्छा नंबर इंटरवल में हाँ, अब देखें ना, स्टेटस में अगर इस वक्त 98 प्रीवियस नंबर एंटर कर देते, अगर 98 तक एसएपी डॉक्यूमेंट जनरेट करके टेबल में डाल चुका है, कोई बंदा आके यहाँ पे हाँ सर, शरारत करता है, वो 98 की बजाय 92 कर देता है, ठीक है, 92 मैंने कर दिया, तो एसएपी क्या करता है, एसएपी यही करेगा ना। इस वक्त तक आप फर्ज कर लें कि ये हमारा डेटाबेस है, वो जो हमारा बड़ा सा एक टेबल होता है जिसका नाम है वो एसी डॉक ए टेबल कह सकते हैं, और भी कई जगह पे जाके ये नंबर सेव हो रहे होते हैं। फर्ज कर लें कि ये 90 से शुरू हुए नंबर, या पीछे से चलते आ रहे थे और इसी तरह चलते 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 आगे हम इसको यहाँ पे ले जाते हैं, बल्कि 98 तक आ गए। अब किसी बंदे ने आके शरारत की और उसने 98 की बजाय 92 कर दिया, ठीक है। एसएपी क्या करता है, जब आप नया जी डॉक्यूमेंट सर, पोस्ट करते हैं तो यहां से इसको उठाता है, इसके अंदर 1 प्लस करता है, तो वो क्या हो जाएगा 93, और वो वाला नंबर जाके 93, हाँ सर, डेटाबेस के अंदर जाके सेव करेगा। अब जब वो इस टेबल के अंदर सेव करने आएगा ना 93 वाला डॉक्यूमेंट नंबर, तो वो तो पहले का ही पड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो क्या होगा, एसएपी रुक यस जाएगा, सर, एसएपी कहेगा डॉक्यूमेंट नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, और सिस्टम के ऊपर क्या दे देगा, डंप दे देगा। वो होते हैं पिंक कलर की एक स्क्रीन आ जाती है और नीचे कुछ ना कुछ स्टेटमेंट लिखी होती है, इंसर्शन एरर या जो भी उसके ऊपर लिखा होगा, लेकिन वो सारी स्क्रीन कैंसिल हो जाएगी, और वो एक स्क्रीन होती है, एक ट्रांजैक्शन कोड होता है जिसके अंदर हम सारे डंप देख सकते हैं। उसका नाम है, उसका टी कोड है ST22। अभी ये देखें ना, आज के दिन में 46 रन टाइम एरर आए हुए हैं, देख लेते हैं आज के या कल के क्या है। तो कोई एक किसी का किसी और का चले देख लेते हैं, पढ़ गए आपको शक्ल याद आ जाएगी कि हाँ मैंने कभी कभी देखा था इस तरह का, यही देख लेते हैं चले कि ये क्या है। तो इस तरह के ऊपर ना रेड या येलो वो पिंक कलर आती है, नीचे कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड चीजें आ जाएगी। जैसे अब ये किसी ने कुछ किया था तो उसके ऊपर आ गया नो मेमोरी फॉर प्रोसेसिंग HTTP और SMTP, ये कोई किसी का डंप है, लेकिन होता यही है कि इस तरह का ऊपर रेड या पिंक कलर का कलर आता है और उसके नीचे सारी नरेशन लिखी होती है और उसमें वो मसला भी लिखा होगा कि उसमें क्या आया। तो वो क्या होगा, एसएपी के उस सर्वर के ऊपर उस कंपनी कोड के अंदर जितने भी लोग डॉक्यूमेंट पोस्टिंग कर रहे हैं उस डॉक्यूमेंट टाइप के अंदर वो रुक जाएंगे। क्यों, क्योंकि वो जब भी क्रिएट, देखिए ना, उसने डॉक्यूमेंट नंबर कहाँ से उठाना है, नेक्स्ट वाला यहाँ से, इसके अंदर जब वो नेक्स्ट, 1 ऐड करता हाँ जाएगा सर, तो वो कहेगा डेटाबेस में ऑलरेडी डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट, और वो क्या कर देगा, उसी वक्त उसको फिल कर देगा और आपकी सारी पंचिंग जो है वो रुक जाएगी। फिर आपने क्या करना है, आप जब आपको कोई बंदा बताए आपने कहना ओ अच्छा अच्छा भाई मुझे पता है, कोई मसला नहीं, मैं आपका ये वाला मसला हल कर देता हूँ। आपने इसी तरह जो है ये यहाँ पे आना है, इस मेन्यू पाथ में आपने एनआर स्टेटस में जाना है, आप उससे पूछ लीजिएगा कि जी कौन सी डॉक्यूमेंट टाइप या कौन सी स्क्रीन के अंदर काम कर रहे हो, वो आपको बताएगा कि जी ऐसे डॉक्यूमेंट टाइप है, आप ऐसे को देखें कौन सी वो नंबर रेंज लगी हुई है, जी ठीक है 10 लगी हुई है, तो आप 92 देख लें, 92 की बजाय आप क्या कह लें 99 कर लें, या 99 भी आपको लगता है कि हो सकता है शायद ये भी ज़्यादा हो तो आप 220 कर दें, जो भी कर दें। वो एसएपी को इससे कोई, वो बीच में खाली नंबर निकल जाए कोई मसला नहीं, लेकिन वो वाला नंबर ना लें जो कि करीब तरीन, कोई 10 15 20 40 का गैप दे। अब हम वो डॉक्यूमेंट, यहाँ तक बात क्लियर हुई कि नहीं, मुझे ये बताएं। हाँ सर, हो गई सर। हो गई, ये भी पता चल गया ये सर फिजिकल जनरल डॉक्यूमेंट, हाँ सर। सर लेकिन कंपनी लेवल पे तो ये फिजिकल ईयर मतलब ईयर वाइज डिफाइन करते होंगे ना, कि जैसे अभी 23 24 चल रहा है तो हम 23 यूज करेंगे हाँ जी, एक पर्टिकुलर ईयर के लिए,
हाँ जी, नंबर रेंज क्रिएट करेंगे, फिर नेक्स्ट ईयर के लिए नेक्स्ट नंबर रेंज क्रिएट करेंगे कि ऐसे 4 टाइम 9 सेलेक्ट करके उसमें नंबर रेंज डालने के बाद फिर वो हर मतलब कंटिन्यूसली ऐसे चलते जाएगा। चलता जाएगा, फिर आपको कभी भी साल की एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपको फिर नहीं सर, से। लेकिन कंपनी में ऑडिट पर्पस, हाँ, अगर कंपनी कहती है कंपनी भाई ऑडिट मुझे, पर्पस से हाँ, नंबर रेंज, नंबर रेंज बिल्कुल, अगर कंपनी नंबर रेंज हर चेंज चाहिए। चेंज चाहिए, अगर कंपनी कहती है मुझे हर साल भाई शुरू से नंबर रेंज चाहिए, फिर आपकी ये 99 वाली पॉलिसी गलत है, फिर आपने क्या करना है, फिर आप क्या इसी तरह इसको एक कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, कॉपी करने, कॉपी की फंक्शनैलिटी नहीं है, क्रिएट किया, यही वाली नंबर रेंज हम दोबारा ले लेते हैं 00, अब हम 2023 009 ये 0 डाल दिया, 009 ये डाल दिया, तो अब देखें ये हो गया ना 00 सीरियल नंबर जो है, या चलें इसको, इसको हम नहीं करते इसको, ये इससे आपको चीज़ सही समझ नहीं आएगी। अभी जो हमने 10 नंबर डाली है, ठीक है, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। अच्छा, वो कहता है कि वो नंबर, अच्छा वो यहाँ पे वो कह रहा है कि इधर 0 होना चाहिए, तब मैं करूँगा। ठहर जाइए, ये आप इसको 0 कर देते हैं। एनआर स्टेटस में गए, इस लॉग, ये हमने कहाँ पे खोला हुआ है, किसी और भी स्क्रीन में खोला हुआ है। इधर से बाहर निकले, दोबारा नंबर रेंज B110 एनआर स्टेटस, ये क्या है, नंबर रेंज इज लॉग बाय यूजर JUL, ये हमारा 74, अच्छा नहीं, अच्छा ये और है यूजर, अच्छा ये किसी ने इधर से लॉक किया। अच्छा चले हम इसको SM12 में, चलिए इधर से इसको कर लेते हैं, /n SM12, ये अच्छा, इसको किया हमने 0 0 ने बस हटा दिया। अब देखिए, मैं कहता हूँ कि मेरे पास 10 नंबर, नंबर रेंज 10 नहीं है, मैं इसको डिलीट कर दूँ, डिलीट होगी, मैं नए सिरे से अपनी नंबर रेंज बनाता हूँ, 3 साल के लिए बना लेता हूँ पर्सनली, ये मैं कहता हूँ 3-4 साल के लिए बना लें, कौन बार बार, क्या पता मुझे किसी साल के स्टार्ट में याद ही ना रहे। 10 नंबर रेंज, 10 नंबर रेंज, 10 और 10, मैं कहता हूँ एक मेरी 2023, एक 2024, 2025 एंड 2026 के लिए मैंने बना ली, और 10 के साथ ये 0 और 10 के साथ ये 9, इन दोनों को मैं कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+Y से, Ctrl+C, और ये डाउन। अब आप देखें तो ये 1 2 3 और 4, ये मैंने एक नंबर रेंज क्रिएट कर ली 10 वाली विद रिस्पेक्ट टू द फिजिकल ईयर। अब हर साल मेरी, जब भी मेरा फिजिकल ईयर स्टार्ट होगा, मेरी नंबर रेंज कहाँ से शुरू हो जाएगी, 10 0 0 0 0 1 से स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ तक अब बताएं, अब आपको चीज क्लियर हुई? हाँ, नहीं सर, ये ओवरलैप नहीं हो जाएगी सर अभी, नहीं नहीं, क्योंकि हमने नंबर रेंज हर साल के लिए सेम रखी है। हाँ, मतलब हर ईयर में, जैसे 23 में, 24 में, 25, 26 में। अब अगर आप ये वाला सवाल तो अगर आप इस स्क्रीन को देखें जिसमें हम डॉक्यूमेंट को सर्च करते हैं, डिस्प्ले डॉक्यूमेंट का क्या नंबर ट्रांजैक्शन कोड है, FB03, 3 चीजें वो मांग रहा है, डॉक्यूमेंट नंबर भी मांग रहा है, कंपनी कोड भी मांग रहा है, और फिजिकल फिजिकल, ईयर भी मांग रहा है। एक साल के अंदर नंबर डुप्लीकेट नहीं होगा, इसीलिए उसने यहां से आपसे साल भी मांग ओके। लिया।
हाँ ठीक सर। है, तो इसलिए वो आपको हम्म। डुप्लीकेट एक साल के अंदर नहीं हो सकता, डुप्लीकेट मल्टीपल ईयर्स के अंदर तो हो सकता है ना। अभी अगर आप फर्ज कर लें, आप ये वाला सिनेरियो को छोड़ दें जैसे जिसमें आपको ज्यादा कंफ्यूजन है, तो ये वाला सिनेरियो अगर हम ले लें तो यार अभी 2023 है, तो क्या पता 2030 के अंदर जाके फिर नंबर रेंज शुरू हो जाए नए सिरे से, उस वक्त भी तो डुप्लीकेशन आएगी नहीं। हाँ। हाँ सर। तो 4 साल के बाद ना आए तो चलो ये हर साल भी हो सकता है। और सर एक चीज थी कि अभी हमने डॉक्यूमेंट पोस्ट कर रहे थे जनरल लेजर का, हाँ तो जी, सर अभी हमने नंबर डॉक्यूमेंट टाइप क्रिएट नहीं किया, डॉक्यूमेंट टाइप और नंबर रेंज, तो वो फिर ऑटोमेटिकली कहाँ से उसने डेटा को मतलब फैच कर लिया कि नंबर रेंज, देखिए कुछ तो जो स्क्रीन, नंबर रेंज हाँ ये देखिए ये जो 10 स्क्रीन इज है, मिसिंग। ये ये वाली जो स्क्रीन है FB50 की, इसको बाय डिफॉल्ट SAP जो है ना वो SA डॉक्यूमेंट टाइप असाइन करता है। जिस तरह के वेंडर की जो स्क्रीन है FB60, इसको कौन सी डॉक्यूमेंट टाइप असाइन होती है? KR। के आर। ये देखें KR असाइन है ना। जो हाँ सर। वेंडर क्रेडिट मीमो है FB65, उसको कौन सी है? KG, ये होगी। इसी तरह FB70 जो है, जो कस्टमर की इनवाइस है /NFB70, उसको KR की बजाय क्या है? DR, क्योंकि D का मतलब होता है ना हाँ सर कस्टमर डी। और R तो हो गई इनवाइस। तो ये स्क्रीन कुछ डॉक्यूमेंट टाइप बाय डिफॉल्ट SAP ने स्क्रीनों को दी हुई है। तो जब हमने FB50 किया तो इसको डॉक्यूमेंट टाइप SA असाइन हुई थी, लेकिन हमारी कंपनी कोड के अंदर वो वाली नंबर रेंज नहीं थी। तो SAP ने कहा कि भाई आपने 10 नंबर रेंज जो है ना वो क्रिएट नहीं की हुई, पहले वो क्रिएट कर। ओके सर। तो ये सर डॉक्यूमेंट टाइप समझ? क्रिएट करना मैंडेटरी है या फिर नहीं, फिर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो। नहीं, ऑप्शनल है। SAP बाय डिफॉल्ट खुद से आपको डॉक्यूमेंट दी हुई है। हमने अभी एक बात की कि डॉक्यूमेंट टाइप जो है वो क्लाइंट लेवल पे पड़ी हुई है, हाँ सर। लेकिन ये वाली जो डॉक्यूमेंट टाइप है ये क्लाइंट लेवल पे पड़ी हुई है, सारे यूज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी SAP ने बना के दी हुई है, जिसमें SA है, AB है, KR है, AF है, ये सारी पड़ी हुई हैं, आप इनको यूज कर सकते हैं। नई बनाने की ना नई जरूरत SAP ने स्क्रीनों को असाइन की है, लेकिन अगर आप चाहें तो बना सकते हैं। जैसे आप कहते हैं कि यार मैंने माइग्रेशन करनी है तो मैं इसके लिए अलहदा डॉक्यूमेंट टाइप बना लूँ, मेरी कोई एक खास इन्वाइसेज है उनके लिए अलहदा से बनानी चाहिए तो बना लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन नहीं भी बनाएंगे तो आपका अकाउंटिंग सिस्टम नहीं रुकेगा, वो चलेगा। ठीक हो गया? हाँ सर। लेकिन नंबर रेंज आपकी अलहदा है, नंबर रेंज आपको खुद से बनानी पड़ेंगी है अपने लिए। ओके। अच्छा, कंपनी कोड हम ले लेते हैं, बात कर रहे थे वो फील्ड के स्टेटस को जो हमने असाइन किया हुआ था। अब अच्छा इसको छोड़, ये टॉलरेंस लिमिट्स आ गई। अब मैं अगर यहाँ पे बी सॉरी E1002 दूँ और पोस्टिंग टू अकाउंट, अच्छा हमने इसको कैनेडियन डॉलर दिया हुआ है E1002 को। यस सर। बहुत कम तेज है, इधर से ही चेंज कर दो। INR का, अच्छा जी दोबारा /NFB50, E डबल सॉरी E1002 100 टॉलरेंस फॉर कंपनी कोड, ये असाइन कर दें टॉलरेंस को। टॉलरेंस के बारे में हम कल डिटेल के साथ करेंगे। अभी मैं इसको असाइन करके आपको वो मैं ना दिखा दूं कि
इसको कॉपी कर लेते हैं अपनी कंपनी कोड के लिए। अच्छा, यूजर अब देखें, अब वो जो आपको याद होगा हमने फील्ड के स्टेटस में क्या क्या सेट किया था, असाइनमेंट भी लाजमी हो असाइनमेंट और टेक्स्ट को भी हमने कहा था कि लाजमी आ जाए। इसीलिए वो कह रहा है कि एन एंट्री इज रिक्वायर्ड इन असाइनमेंट फील्ड फॉर अकाउंट E1002। चलें जी, हम अभी ये देखिएगा कुछ ना कुछ हम यहाँ पे कुछ लिख देते, फिर वो कहेगा टेक्स्ट के अंदर भी कुछ डालें। ये देखिए वो टेक्स्ट के ऊपर आगे वो कह रहा है एन एंट्री इज रिक्वायर्ड इन आइटम टेक्स्ट फील्ड। चलें जी, हम ये भी डाल देते हैं। कुछ फील्ड को हमने क्या किया हुआ था, बिजनेस एरिया भी हमने उससे कहा हुआ था चल ये भी ले ले, लेकिन कुछ फील्ड को हमने डिस्प्ले मोड में किया हुआ था जिसमें मेरे ख्याल से शायद WBS एलिमेंट या कुछ और एक दो फील्ड थी प्रॉफिट सेंटर की। वो अब देखें कौन कौन सी फील्ड है, ये देखें कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर। कुछ तो खुद ही हो रही है। नहीं नहीं, प्रॉफिट सेंटर को हमने किया हुआ था और एक WBS एलिमेंट को किया हुआ था। ये देखें WBS एलिमेंट, ये कुछ तो वो कहीं और से भी ये फील्ड के स्टेटस होते हैं। एक फील्ड के स्टेटस जहाँ से हो रहे हैं वो मैं आपने पूछा तो मैंने आपको करके दिखा दिया। ये बाकी कहाँ से हो रहे हैं, ये पोस्टिंग की से होते हैं, वो पोस्टिंग की के बारे में बाद में पढ़ेंगे। ओके लेकिन फील्ड के स्टेटस को जो आपने फर्स्ट टाइम जो क्वेश्चन रेज किया कि ये जो फील्ड स्टेटस ग्रुप है ये वाला, ये इसका क्या फ़ायदा है, तो इसका फ़ायदा ये है कि ये इसको बना के जब आप किसी GL को असाइन कर देते हैं तो वो GL जब किसी इनवाइस के अंदर यूज़ होता है तो उस लाइन के आगे जितनी भी फील्ड हैं उनके वो स्टेटस को कंट्रोल करता है। कोई मैंडेटरी करनी है, कोई डिस्प्ले करनी है, कोई ऑप्शनल हाइड नहीं कर सकते आप। तो वो आप ये फील्ड के स्टेटस कहाँ से कंट्रोल हो रहे हैं, उस फील्ड स्टेटस ग्रुप ग्रुप। से जो इस GL के मास्टर डाटा में असाइन हुआ है हाँ सर। यहाँ पे। तो समझ आ गया कि GL, अच्छा इन ये जो GL की ये सारी फील्ड हैं, इनके फील्ड के स्टेटस को कौन कंट्रोल करता है, GL अकाउंट चार्ट ऑफ अकाउंट ग्रुप। हाँ और ये जो इनवाइस की स्क्रीन है इसके फील्ड के स्टेटस को कौन कंट्रोल कर रहा है, इस GL के मास्टर डाटा में छुपा हुआ फील्ड स्टेटस ग्रुप, ये वाला। यहां तक चीज क्लियर है? हाँ सर। चले आज के लिए इतना ही कहेंगे, कल जो है ना फिर इससे ऑनवर्ड जो है ना आगे ओके फिर हम कल। चलेंगे कि हाँ सर कल डॉक्यूमेंट टाइप के बाद पोस्टिंग की और इन चीज़ों को। कल सैटरडे है सर, तो आप क्लास लेंगे क्या कल? अगर मैंने कहीं अपने अम्मी अबू के घर ना गया तो फिर मैं ज़रूर लूँगा क्लास।